जिसको हम सोचना भी नहीं चाहते हैं वो रहता है अचेतन मन में। ठीक है, फिर अचेतन मन से वो विचार बाहर ना आए तो वहां पर हमने एक चौकीदार बिठा रखा होता है। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से उसने उस चौकीदार को बोला है द थ्योरी ऑफ गेटकीपर के नाम से एक्सप्लेन किया है। थ्योरी ऑफ गेटकीपर, वो गेटकीपर का काम है कि अंदर का कोई भी अचेतन मन का विचार बाहर नहीं आना चाहिए। सारे अनैतिक विचार है जो कभी जीवन में पूरे नहीं होने चाहिए, पर आ गए हमारे अंदर। ठीक है, पर वो विचार इतना शाना है और वो गेटकीपर इतना बेवकूफ है, वो चौकीदार इतना मूर्ख है कि वो विचार भेष बदल लेता है और वो कहता है मैं तो वो वाला विचार हूं ही नहीं, मैं तो कोई और हूं। गेटकीपर कहता है अच्छा आप कोई और हो, ठीक है आप जा सकते हो बाहर। अजीब लग रहा होगा ना, तो मैं तेको बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब किसी के घर में भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन छोटे होते हैं, साथ में सोते हैं, है ना, और ये सब हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं, मानते नहीं है। ये बातें हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग मानते नहीं है, बात नहीं करते। जब बच्चा छोटे भाई बहन होते तो हम उनको साथ में सुलाते हैं। जब वो 14-15 साल के होते हैं हम उनको साथ में नहीं सुलाते हैं। ज्यादातर देखा कर, ज्यादातर घरों में या ज्यादातर जगहों पर जवान भाई बहनों को साथ में नहीं सुलाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सारी संस्कृति, हमारी सारी परंपराएं, हमारी सारी नैतिकता के ऊपर हावी हो जाएगी कुदरत। और कुदरत क्या है? हम उनको भाई बहन देख रहे हैं। किसने बोला वो भाई बहन है? हमने माना। हम ये कह सकते हैं वो दो बच्चे हैं, एक नर है एक मादा है। ठीक है, नेचर ने उनको नर और मादा पैदा किया है। नेचर ने उनको नर और मादा पैदा किया। नेचर भाई बहन बाप माँ बाप मामा चाची ताऊ नहीं जानता। नेचर ने उनको एक जीव के रूप में पैदा किया, एक नर है एक मादा है। एक एज आने के अंदर उनके मन में एक कुछ प्रक्रिया बदलाव लेगी, जिस शारीरिक तौर पे बदलाव लेगी, वैचारिक तौर से बदलाव लेगी, हार्मोन्स के लेवल पे बदलाव लेगी। ये नेचुरल होना है। अब इसके सामने सारी परंपराएं, संस्कृति, तुम्हारा धर्म सब जीरो हो जाता है नेचर के आगे। ये बात हम जानते हैं, तभी तो हम फिर उस समय ये चीजों को ध्यान रखते हैं, है ना। तो ये होता है। अब बात आती है थ्योरी ऑफ गेटकीपर की। वो जो लड़का है, जो भाई है, पर एक्चुअली में वो एक नर है, मेल है, और उसकी एज है फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होने की। ठीक है, फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होने की। अब वो क्या करेगा? एक भाई के अंदर बहन को लेके नहीं आ रहे हैं, एक मेल के अंदर फीमेल को लेकर के विचार आ रहे हैं, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हावी है, क्योंकि हमने उसको संसारिक परंपराओं और ये सब चीजों के नाम पे हमने उसको एक नैतिकता दे दी है। तो वो इन विचारों को जन्म लेने से रोक तो नहीं सकता, पर जन्म लेते ही दफना देता है। कहां गए वो? अचेतन मन में। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में चले गए वो। ये ऐसे काम करता है। एक नौकर है, एक मालिक है। एक मालिक ने अपने नौकर की बहुत सेवा करी, मतलब नौकर बहुत वफादार था, तो मालिक ने उसकी बड़ी खुश रखा उसको कि पुराने जमाने का है, खूब पैसा दिया, सब कुछ है। पर एज ए डेजिग्नेशन वो क्या है? नौकर। उसकी भी इच्छा है करोड़पति बनने की, उसके भी बच्चे महंगे कपड़े पहने वो जाए। वो अपने मालिक अपने नौकर के बच्चों का फीस भर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर वो अपने बच्चों के बराबर नहीं पढ़ाएगा ना भाई। दोनों में इकोनॉमिकल बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नौकर हमेशा शुक्रगुजार रहेगा, है ना, एज ए कॉन्शियस। पर उसके मन में ये विचार आएगा कि यार ये आदमी ऐसा है वैसा है, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, ये बर्बाद हो जाए, या मर जाए, खप जाए, या इसका मैं पैसा लेके भाग जाऊं, या मैं इसका कत्ल कर दूं, ऐसे विचार आएंगे। पर वो क्या करेगा? सेम चीज, क्योंकि मालिक अच्छा है, वो विचारों को दफना देगा। वो खत्म नहीं होंगे, वो दफन हो जाएंगे अचेतन मन में। जब मालिक बदलेगा, मालिक का स्वभाव बदल गया, मालिक अब बदतमीज हो गया, वही अचेतन मन में ऐसे विचार जो है वो भेष बदल करके बाहर निकलेंगे और जायज ठहराते हुए मालिक के साथ बेईमानी करवा देंगे। और होते नहीं है 20-20 साल पुराने नौकर बेईमान। ये साइकोलॉजी है। तो जो साइकेट्रिस्ट है वो ये पढ़ना जानते हैं। अब मैं कभी जाऊंगा जरूर, अब देखूंगा कि वो मेरे को पढ़ते हैं या मैं उनको पढ़ता हूं, देखते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बुकिश नॉलेज हासिल करी है, उसको वो प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करते हैं। जो चीजें उन्होंने किताबों में पढ़ के हासिल करी है, मैं रोज सीखता हूँ, रोज हासिल करता हूँ। उनकी वो नॉलेज वहां रुक गई है, अब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मैं सीख भी रोज रहा हूँ। मैं हर व्यक्ति को देखता हूँ कि ये किताब है, ये क्या कहना चाह रहा है। अभी जैसे कई लोग बड़े कमेंट लिखते हैं, अबे तबे करके लिखते हैं, अबे चल। जैसे एक ने कुछ ऐसी कमेंट लिखा कि क्या बेकार की बात है। मैंने कहा यार तो प्लीज डोंट वॉच माई वीडियो। कहता हाँ चल।
अब उसकी भाषा ये बता रही है, हाँ हाँ चल, अबे चल, बकलोल, इस तरह की जो शब्दावली है, ये कैसे माइंडसेट के लोग हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि ये गरीब है, ये पैसों से बहुत अमीर हो सकते हैं, ये वेल एजुकेटेड हो सकते हैं। कहीं नहीं लिखा कि वेल एजुकेटेड बदतमीज नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसको मैं तमीज और बदतमीजी की दृष्टि से भी नहीं देखता, क्योंकि वो भी पैरामीटर हमने सेट करे हैं। किसने बताया कि ये शब्द गलत है, ये शब्द वो है? जब आप एक तरफ से आप क्या बोलते हो उसको, लिंग भेद के ऊपर आप वो करते हो कि भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, विमेन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपकी गालियां क्या है? विमेन डिस्क्रिमिनेशन है। पर्रा रोड दिखा, आगे कर दे पर्रा रोड पे। ये कहेंगे आजकल पर्रा रोड बहुत दिखा रहे हो, देख झंडा आ रहा होगा, थोड़ा साइड में कर। तीन जने एक साथ चल रहे हैं, ये रोड है चलने लायक? पीछे भी वो चल रहे हैं और हॉर्न मारा तो अजीब से। हाँ, और मैं हॉर्न नहीं मारना चाहता। हम क्या बात कर रहे थे? वही बता रहे थे ना, जिस पॉइंट पर बात छोड़ी थी, थ्योरी ऑफ गेटकीपर का तुम जिस पॉइंट पर बात छोड़ी थी, वो तो थ्योरी बहुत पहले हो गई। कि तुम वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे। उसके भी आगे निकल गया था। यही बोली थी लाइन की, वो बुकिश नॉलेज में प्रैक्टिकली। हाँ, हर आदमी एक किताब है। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि जैसे वो भाषा की बात हो रही थी, तो ये भाषा जब बोल रहा है तो उस व्यक्ति की, ये एक एक शब्द नहीं है, ये शब्द, हर शब्द की एक आत्मा होती है। वो ये बता रही है कि और कितने मिलते जुलते सिमिलर वर्ड इसके माइंड में होंगे, मतलब जो इसके शब्दकोश होंगे, जो वर्ड पावर है। ऐसा नहीं कि उसने एक वर्ड खाली अबे चल यूज किया, मतलब उसकी ये रोजमर्रा की लैंग्वेज है। तो अबे चल वाली जो लैंग्वेज होती है, उसमें फिर और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। फिर आप ये पता लगाओगे कि यार ये भाषाएं इसने सीखी कहां से होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे स्टेप, ये लेयर्स होती हैं जो मन की ना, लेयर्स होती हैं। अब बाकी वो कोई भी कुछ भी बोलता है, अरे अब एक ने लिखा यार आपकी वाइफ और बच्चों की मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनको। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो मुझे झेल रहे हैं। तो उनको लगता होगा यार बेचारे देखो कैसे इसके बीवी बच्चे इस बेचारे को झेल रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या बन चुके हैं। ये कहते हैं तुम भीड़ से अलग कैसे जा रहे हो। इनको खतरा है कि ये तो नए एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और कुछ के अंदर ईर्ष्या है कि यार ये चीज करना तो हम चाहते हैं, मतलब अचेतन मन में उनके, वो कर नहीं पा रहे। उनके पास रीजंस है, नहीं फैमिली है, नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम कैसे गोवा में आके रह रहे हो, तुमने कैसे ये बोल दिया कि 40% नंबर ही बहुत है। अरे मैं तो 40% को भी राजी नहीं कर रहा था। वो तो मेरे को शोना ने एक बात बोल दी कि पापा मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ स्कूल में जाके अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है, स्कूल में जा, देखो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है इसलिए तू जा, 40% से ऊपर नंबर मत लाना। और अगर फेल भी हो जाएगी तो मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। टीचर क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे तुम्हारा पोटेंशियल मालूम है, मुझे मालूम है मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ और सिर्फ कब तक, ये भी डिसाइडेड है। एक बार पंख खुल गए तुम्हारे, फिर पूरा आसमान तुम्हारा है। जहां उड़ना है जा, उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। कभी भी बारिश हो जाएगी, वो बादल जो दिख रहे हैं ना, अचानक आएंगे, एकदम बारिश करेंगे, फिर चले जाएंगे। अब ये जाता हुआ मानसून है, इसमें ऐसे ही मिलेगा। अब बादलों में पानी कम हो गया, अब वो आधी बाल्टी लाते हैं, गिरा करके फेंक के ना, जैसे झटके से। एक होती है पिचकारी जो पुचुर 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 करती रहती है। फिर होता है मग्गा भर के लाए बाल्टी में से, एकदम झटके से फेंका और चले गए। अब ये झटके से पानी फेंक के भाग रहे हैं। अब अगले साल मुलाकात होगी इनसे। ये वापसी का मानसून है। आती रहेंगी बहारें,
जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया बहुत ही हंसी है हो। लोगों को लगता है कि मैं ना फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मैं एग्रेसिव हूँ, क्यों नहीं होगा? ये मेरी प्रेजेंटेशन है। सामने तो जितना खुश मैं रहता हूँ और जितना पॉजिटिव हूँ मैं इस दुनिया को लेके, वो जो खामियां है उसके बारे में तो बात करूंगा, ये भी तो एक पॉजिटिव पना है ना। सिर्फ खामियों के बारे में बात करूँ, और मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पॉजिटिव काम करता है, इनको बता दूं इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये 10 मिनट के वीडियो से मेरे को जज कर रहे हैं। मेरे को जज करने के लिए थीसिस लिखनी पड़ेगी इनको। जब मुझे कोई कहता ना कि आपके हस्बैंड बात नहीं करते, मेरे को अंदर से इतनी हंसी आ रही होती है ना, मैं क्या बताऊं। कि बात नहीं करते, इसको थोड़ा इधर कर। तो मैं कसिनो जाता हूँ तो मैं किसी से नहीं बोलता हूँ, मेरे कसिनो में आज तक दोस्त नहीं बने, एक दो के अलावा, वो भी जो थोड़े जेन्युइन लोग हैं, मतलब लगता है कि हाँ मैच्योर है, वो भी हाई हेलो से ज्यादा। मतलब कभी उनके साथ बैठ के डिनर तक, मतलब वो इधर बैठ के बैठे हैं, मैं उनके पास नहीं बैठूंगा, मैं अलग से जाके अकेली टेबल पे बैठ जाऊंगा। क्योंकि मेरे को मालूम है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्कस करके अपने टाइम को, अपने दिन के 1440 मिनट में से 1 मिनट भी नहीं वेस्ट कर सकता। मैं बिल्कुल कसिनो में इतनी भीड़ के बीच में रह के नहीं बोलता। यहाँ पर नहीं तो लोगों को लगता होगा अरे वाइफ है टैलेंटेड, गाड़ी चलाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ती है, लेके आती है, पति तो ऐसे ही निकम्मा निठल्ला ढीला सा कोने में पड़ा रहता है, कभी तो उसको बोलते सुनते नहीं सुना, पता नहीं क्या करता रहता है अपने आप में। और जो मेरी जो पिछली लाइफ के लोग हैं वो कहते हैं बहुत ज्यादा बोलता है और जबान की खाता है और इससे बातों में कोई जीत नहीं सकता। अरे मैं कहता हूँ यार ये क्या होता है कि बातों में कोई जीत नहीं सकता। मैंने एक बात बोली, आपने एक बात बोली, मैंने उसके काउंटर पे एक बात बोली, आपकी बात खत्म हो गई। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बोलोगे हम तेरी बात नहीं मानते हैं, तो आपको तर्क देना होगा कि क्यों नहीं मानते हो, तो आपको ये कहना होगा, नहीं तो कि फिर आपकी बात सही है। या तो मेरी बात को सही ठहराना होगा या अपनी बात को सही ठहराना होगा, साबित करना होगा। अपनी ईगो की वजह से कर नहीं सकते, नहीं अपनी इसलिए नहीं कर सकते उनके पास है नहीं, कोई तर्क नहीं है उसके बदले में। और मेरी ईगो की वजह से मानेंगे नहीं कि यार तुझे ज्यादा पता है या इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुझे पता है। उस चक्कर में क्या करते हैं, उस बहस को एक नेगेटिव मोड़ देकर के छोड़ देते हैं कि तेरे से तो बातों से जीतना ही बेकार है। मैं बोल रहा हूँ भाई बातों से जीतना छोड़ो, ये बताओ कि बात गलत बोल रहा हूँ क्या। बहुत सारे लोग यूट्यूब के वीडियो पे भी कमेंट करते हैं अरे ये आदमी ऐसी बातें कर रहा है, वैसे बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने बात बोली है, आप कोई भी रेफरेंस देकर के बोलो कि ये बात गलत है, पर आप ये बोलो कि मेरा मानना है इसलिए मैं नहीं मानता, मेरा मानना है कि तू गलत है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली लोग वो कर नहीं सकते, तो उनको लगता है कि प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल नहीं है। अब लोग बोलते हैं यार शराब सिगरेट पान बीड़ी गुटखा तुम कुछ खाते नहीं, तुम्हारा इंटरटेनमेंट, यही तो इंटरटेनमेंट है कि तुम लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है और मेरा वो मनोरंजन है। भीड़ है, आप इनको नहीं सेटिस्फाई कर सकते। कोई बोलेगा अरे यूट्यूब पे आने के लिए कोई करता है, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, ये तो हम जानते हैं ना। पॉजिटिव व्यक्ति होगा ना वो हर चीज से तुम्हारे को समझेगा, वो कहेगा अरे हाँ यार बात सही है, इसके पुराने वीडियो देखो। फिर ये आदमी यूट्यूबर तो बन ही नहीं सकता जिस हिसाब से ये बात करता है, ऐसा कौन सा यूट्यूबर बनेगा। अभी एक ने बोला कि यार क्या गोवा गोवा लगा रखी, गोवा के साइट सीन वगैरह दिखाओ, जब देखो गोवा गोवा। मैंने कहा कि भाई मैंने या डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कि मेरा चैनल देखो, मैंने तो कभी नहीं बोला। फिर उसने कमेंट किया कि यार ऐसे कौन बात करता है। मैंने कहा भाई बुरा लगा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, पर आप मेरे से गलत उम्मीद कर रहे हो। और ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, नहीं तो मैं अपनी शब्दों को क्यों वापस लूं जब मैं सही हूं। मैं कहा ठीक है, अगले बंदे ने बाद में ये बोला, रिस्पॉन्स उसने ठीक ठाक दिया कि भाई यार ऐसे कौन बात करता है, तो मैंने उसको जवाब दे दिया। प्यार से बोलोगे, और प्यार से भी नहीं, अब क्योंकि प्यार मिलेगा तो फिर नफरत भी मिलेगी, प्यार व्यार की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब एक न्यूट्रल होके बात करोगे ना, आप गलत बोलो आलोचना करो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक चाहिए। ये अनपढ़ गवारों की तरह कुछ भी बोल दिया तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। अपनी सीट की पेटी बांध लें, जिम्मेदारी आपकी खुद की है, मैं क्या कर सकता हूँ। आगे 2 द्वार पीछे 2 द्वार, नहीं तो फिर हरिद्वार, हम क्या करें भाई। क्या टाइम हो गया, 5 बज गए हैं। मैं अपने पुराने वही गूगल फोटो में फोटोज देख
तो एक फोटो मेरे को वो वाली मिली जब हम सोफे पे बैठ के चाय वाय पीते थे, जस्ट फैन खा रहे थे सुबह सुबह। हाँ सुबह के टाइम पे साइड आ गया। हाँ मैं सोची थी, मैंने कहा बताओ चाय पे चर्चा कब से चालू है। यही तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ, कभी इनको आने वाले दिनों में वो दिखाएंगे कि यार तो ये तो यूट्यूब चैनल अब बना, हम तो यूट्यूब चैनल से पहले भी चाय ऐसे ही पीते थे। तुम घर पे हो, मतलब दिल्ली से बाहर नहीं हो, घर पे हो, तो सुबह की चाय तो मतलब ही नहीं है कि हम अलग अलग पिए, साथ में पीते और हमेशा ही हमने बात करी है। और हमारे बीच में कोई फिल्मों के रिव्यू की बात तो कभी हुई ही नहीं। हमने रिश्तेदारी पे बात नहीं करी, हमने किसी फिल्मों वगैरह पे बात नहीं करी। नहीं ठीक है, लोगों को अभी जो नए जुड़ेंगे वो कहेंगे अच्छा चाय पे चर्चा के नाम पर ये अपने यूट्यूब चैनल के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो हम जानते हैं ना कि हम तो यूट्यूब चैनल बनाने से पहले तक से ही ऐसे कर रहे थे। अरे सुबह चाय की जगह तो छोड़ो, दिन में कोई भी कप ऐसा नहीं होता कि हम में से कोई अकेला पीता। अकेले के लिए तो हमारे घर में चाय बनी नहीं आज तक। बनी नहीं आज तक। यहाँ का आने का रास्ता एक ही है ना? कहाँ का? अपने घर से मापसा, ये कहाँ आया मजेस्टिक? ये हम पोरबल, ये जो हाईवे है ना ये NH66 है, इसके नीचे से निकल रहे हैं हम। तो ये मापसा होके भी आ सकते हो, और अभी हम जो आए हैं यहाँ से भी आ सकते हैं, और यहाँ आने की वजह आप सीधा वो पोरबरी में होते हुए भी इस हाईवे पे आ सकते हो। नहीं समझी? नहीं समझ। 3 रास्ते है ना, नहीं समझी? पोरबरी से कहाँ से? मजेस्टिक में से? मापसा से हम सीधा आ सकते हैं। हाँ, जैसे हम वापसी जाते हैं। हाँ, हाँ, ये यहाँ से आ गए अभी, अब देखा? हाँ, हाँ, यहाँ से हाँ, वहाँ से। और तीसरा रास्ता ये है कि हम वो सेंट गोल्डा जहाँ पे मिली थी, हाँ, हाँ। सेंट गोल्डा होके पोरबरी से होते हुए हम वो वो जो चौक पे रेड रेड लाइट पे निकलेंगे, हाँ। मजेस्टिक से पहले। इसमें हवा डलवानी है और तेल डलवाना है। देख बादल देख कैसे दिख रहे हैं, घर जा रहे हैं, अब ये वापस आ रहे हैं, अब अगले साल लौट के आएंगे। कल तो यहीं पे कैमरा आ गया ना? परसों ये मापसा से पंजिम, पंजिम डायरेक्ट, पंजिम डायरेक्ट, पंजिम डायरेक्ट, पंजिम डायरेक्ट, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, पंजिम डायरेक्ट, पंजिम डायरेक्ट। पहले मैं सोचता ये पंजिम डायरेक्ट की बस है, पहले मैं सोचता था यार ये क्या है, पंजिम डारे, पंजिम डारे, पंजिम डारे, ऐसे बोलते बड़ी जल्दी जल्दी, पंजी डारे, पंजी डारे, पंजी डारे। मैं कहा पंजी डारे कौन सी जगह आ गई भाई? यहाँ की जगहों के नाम भी ऐसे ही कि हाँ। हम तो मान ले कि होगी कोई जगह। पंजिम डारे, पंजी डारे, फिर मैंने ध्यान से अच्छा पंजिम डायरेक्ट मतलब, पंजिम डायरेक्ट मतलब कि मापसा से पंजिम डायरेक्ट और मापसा डायरेक्ट, मतलब कि बीच में कहीं नहीं रुकेगी। 20 रुपए की टिकट है, और जो डायरेक्ट नहीं है उसकी 15 की टिकट है, वो बीच बीच में जो छोटे छोटे स्टॉप है उसमें रुकती हुई आएगी, वही 10-15-20 मिनट का फर्क पड़ता है। ऐसे ही दिल्ली में जब मैंने ये चांदनी चौक में अपना करियर शुरू किया, तो मैं वो ताऊ जी के घर में रहता था, तो वहाँ से बस पकड़ता था। तो वो बस होती थी नंदनगरी वाली साइड से आती थी, तो जैसे लाल किला जाना है उस बस ने, तो लाल किला उतरना होता था चांदनी चौक के लिए। तो बस अड्डे दरियागंज दिल्ली गेट लाल किला ITO 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 ITO, बस अड्डे दरियागंज दिल्ली गेट लाल किला ITO ITO ITO। और कैसे वो बसों पे पीट पीट के ना थप 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 थप, वो भाई साहब और आतंक मचा दिया था रेड लाइन ब्लू लाइन ने, तो आतंक मचा दिया था। लोग लटके पड़े गेट पे, गुंडागर्दी चल रही है, मतलब वाकई में यार उस समय तो अंधी मच गई थी। ब्लू लाइन रेड लाइन को तो किलर लाइन बोलते थे कि इतने उसने एक्सीडेंट किए, इतने लोग मारे हैं रोड पे, क्योंकि उनमें होड़ लगती थी। फिर उसके बाद जब लक्ष्मी नगर वाली साइड में रहने के आया, तो वहां पे जब बस पकड़ता था तो वो नोएडा 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 नोएडा, चांद सिनेमा, त्रिलोकपुरी, बस अड्डे दरियागंज दिल्ली गेट ITO, ये तो वो वाला रूट होता था। पिंड छूटा यार, पिंड छूटा। भगवान अगर हो तो उठा लेना, पर उत्तर भारत में जिंदगी जीने मत भेजना। बड़ा खतरनाक मामला है भाई वहाँ का। बस वाले भरते समझ में आता है। अरे बस है,
अरे एक घर से 4 लोग एक ही ऑफिस में 4 अलग गाड़ी में जा रहे हैं। इतनी गर्मी, रेड लाइट पे अगर आप सड़क पार करो तो धूप से इतनी गर्मी नहीं कि गाड़ियों के एसी से इतना बुरा हाल होगा। अभी ये मैंने एसी चला रखा है सिर्फ इसलिए कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही तो आवाज ना आए बाहर की। हाँ, खिड़कियां बंद कर। मुझे पसंद ही नहीं। हम तो दिल्ली में रहते हुए हमने एसी बंद कर दिए थे 3-4 साल से। कितने अरमान से लाए थे वो स्प्लिट एसी, 5 स्टार रेटिंग, कॉपर कॉयल वॉयल ये वो। तुम तो वो वाला लेने गए थे, क्या कौन सा था वो जर्नल का। वो तो उसने बोला भाई साहब इतना बड़ा कमरा नहीं है, क्यों इतना बड़ा हाँ, वो जर्नल। वो तो सीधा डबल प्राइस का था यार। ये कितना आया था, 30-35 हजार का। 27,000। ये 27,000 का आया था डिस्काउंट के बाद। हाँ। और वो सीधा बैठ रहा था कितना, 50,000 के आसपास का बैठा, 49-48 हजार का बैठ रहा था वो जर्नल का। मुझे भाई कमरा कितना बड़ा अरे है। पूरी हवाबाजी चल रही है यार। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। अपने दोस्तों से मिलने गया हूँ, आने से पहले तो वो मुझे अपने घर चमका रहे हैं मिलने की बजाय। मुझे ये बड़ी अजीब लगा कि यार इंसान इतना मटेरियलिस्टिक कैसे हो सकता है कि तुम्हारा 15 साल से जो दोस्त है वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहा है। चलो बैठते हैं, मिलते हैं, गप्पे मारते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। आप अपने घर के सोफे, खिड़कियां, नए पंखे चमका रहे हो हैं। इसीलिए बोलता हूँ मटेरियलिस्टिक जो है कैंसर से खतरनाक बीमारी है। अरे गाना बड़ा अच्छा चल रहा है यार, हीरो पिक्चर का। ओ मेरी डिंग डोंग, ओ बेबी डिंग डोंग, सिंग ए सॉन्ग। खत्म यार। गाना ही नहीं करता। टाइम तो अच्छा चल रहा है पर घड़ी क्यों खराब हो जाती है बार बार। वो कह रही घड़ी बदल लो, घड़ी पुरानी हो रही है। नहीं अब नहीं ये सब चीजें खरीदनी। वो घड़ी, पता मेरे को घड़ी का बड़ा जबरदस्त शौक होता था। अब भी है पर अब खरीद सब चीजों में अब नहीं डालूंगा पैसे। घड़ी खरीदने का मालूम है मेरे को, जो भी लेटेस्ट टाइटन की घड़ी आती थी वो खरीदनी है। ऐसा नहीं महंगी वाली, मतलब जो मेरे बजट में आती है, लेटेस्ट मॉडल, गोल्ड प्लेट। एक पिक्चर आई थी सिर्फ तुम, हाँ। है ना। उस पिक्चर के ट्रेलर में 2 हाथ दिखाते हैं, लड़के का और लड़की का, ऐसे मिलते हुए ट्रेलर में। तो उसमें लड़के की हाथ में एक घड़ी होती है, जो संजय कपूर है उसके हाथ में घड़ी होती है। सिर्फ हाथ दिखाते हैं ट्रेलर में मिलते हुए, क्योंकि उस पूरी पिक्चर में लड़का लड़की तो मिलते ही एंड में। हाँ। तो उसके हाथ में घड़ी होती है, ब्लैक पट्टा लेदर का, और बीच में प्लेन व्हाइट डायल। हाँ। भाई साहब ढूंढ ढांड करके मैंने कई महीनों बाद जाके वो घड़ी खरीदी। वही घड़ी पहननी है। कई दिन तक तो टाइम देखने में दिक्कत आती थी। टाइम कितना हुआ है समझ में नहीं आता था, 3:15 बोलूं या 2:15 बोलूं।